तो कल हमने इकोनॉमी एंड फिनांस वाला किया था। अब आज इसमें एक नया टॉपिक है, 2 साल से ऐड कर रहे हैं इसको, उससे पहले नहीं होता था ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, प्री के लिए तो इस पर थोड़ा बहुत है, बट ज्यादातर इंपॉर्टेंट किसके लिए है? मेंस के लिए। तो मेंस में जो क्वेश्चन आता है उसमें आप इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन जो आंसर है वो डाल सकते हैं इसी में से। थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ मैं क्या है इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बात लिखी है इसके अंदर, और साथ में इसमें है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। अब देखो, वैसे तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा प्रोग्राम है, और अब इसके लिए इस पे जो मेन फोकस किया जाता है जो डेवलपिंग कंट्री है और जो अंडर डेवलप कंट्री है, और जिन कंट्री के पास क्या है कि जो उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, उस पे काम किया जाता है। और साथ साथ यहाँ एनवायरनमेंट पे काम किया गया है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई है। तो इस तरह से क्या होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है ज़्यादातर कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इस गोल के लिए ये बताया गया कि जो भी कंट्रीज़ है वो अपने लेवल पर जो ये गोल में बातें बताई गई है उसके लिए क्या क्या काम कर रही है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हमें इन गोल को अचीव करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम एंड स्कीम चले गए इन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब ये जो गोल जितने हमारे अचीव हो जाएंगे, हेल्थ में क्या है, हंगर में क्या है, और उसके लिए क्या होता है अलग अलग से इंडेक्स बनता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या होता है, अलग अलग से इंडेक्स बनता है उसके। तो अब देखो हमारे प्री में बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के इंडेक्स है। जैसे मान लो हंगर इंडेक्स है ना, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ना, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है। तो उन इंडेक्सेस में हमारी कितनी रैंकिंग है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो ये जितने भी इंडेक्स है उनके ऊपर हमारी क्या अचीवमेंट है, कितनी हमारी रैंकिंग है। तो जो रैंकिंग है, हमारी जो अचीवमेंट है, वो किस पे डिपेंड करती है कि हमने इन जो 17 गोल बता रखे हैं यहाँ पे, 17 जो गोल्स है कि उनके लिए हमने क्या किया है। तो इसके अंदर क्या है, 17 गोल है और 169 टारगेट है। ये क्वेश्चन बहुत बारी प्रीवियस पूछा गया है। 169 टारगेट है इसके अंदर, और इसके 300 इंडिकेटर्स है। जैसे मान लो 0 हंगर है। अब 0 हंगर तो अपने आप में क्या हो गया कि गोल है कि हमने गरीब जो हंगर है उसको 0 करना है। अब उस हंगर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो टारगेट हो गए वो ज़्यादा हो गए। अब एक हंगर को मिटाने के लिए हमें बहुत सारे टारगेट करने पड़ेंगे चीज़ें। जैसे मान लो जो माल नरिशमेंट है उसको कम करना पड़ेगा, है ना। और तो इस तरह से 1-2 टारगेट इसके अंदर और हो गए। अब इनको मेजर करने का जो तरीका होगा वो कहाँ दिखेगा, मैं कुछ हमने इंडिकेटर सेट कर रखे होंगे कि कितना इनका वेट हो। जो अगर बच्चा माल रिस्ट है, स्टंटेड ग्रोथ है और वेस्टिंग ग्रोथ है, तो वो इंडिकेटर क्या शो करेंगे कि हमने वो टारगेट पूरे नहीं किए, और वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसका मतलब हम गोल से पीछे रह गए। तो जैसे मान लो एजुकेशन है, अब एजुकेशन के गोल हमने अचीव करना है, तो एजुकेशन के गोल के अचीव करने के लिए जो हमारे पास इंडिकेटर्स क्या हो गए कि वो बच्चा पढ़ पा रहा है, उस बुक को नहीं पढ़ पा रहा है, वो लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हो गए। उसके बाद आगे जो इन इंडिकेटर्स के इससे क्या पता लगेगा कि हमने कौन कौन से टारगेट अचीव किया है। कि टारगेट में क्या देखेगा कि सबसे पहले ही एनरोलमेंट कितनी है, प्राइमरी में कितनी है, सेकेंडरी में कितनी है, हायर में कितनी है ना। ऐसे हमने कुछ टारगेट रखे होते हैं। उसके बाद फिर अल्टीमेटली आगे गोल आ गया। तो टोटल गोल 17 है,
169 टारगेट है और 300 इंडिकेटर्स है। तो ये अब हो सकता है कि एक कंट्री के लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए हेल्थ और हंगर ज़्यादा ज़रूरी है, कोई थोड़ी उससे ज़्यादा अच्छी कंट्री होगी उसके लिए कुछ और ज़रूरी होगा, और जो डेवलप कंट्री होगी उसके लिए कुछ क्या पता क्लाइमेट वाली कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो इसलिए क्या है कि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वेरी करेगा। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी हमारे जो इंडिकेटर्स है तो कहीं ना कहीं इनके साथ इनका लिंक होता है। अब सवाल क्या होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक कंट्री क्या कर रही है इस गोल को पूरा करने के लिए। अब उन गोल को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या चलाती है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम चलाती है और कुछ गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोग्राम चलाती है, कुछ स्कीम और कुछ प्रोग्राम, और उसके बीच में रह के फिर अपने कुछ नए जो टारगेट है उसको सेट करती है एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर। जैसे मान लो इंडिया में देखोगे आप न्यू इंडिया प्रोग्राम है, न्यू इंडिया प्रोग्राम, तो हमने अपनी तरफ से सेट कर रखा है कि हमने न्यू इंडिया प्रोग्राम को कब तक क्या क्या करना है। जैसे अगर आप देखोगे ज़्यादातर टारगेट इंडिया का 2022 तक है था, अब तो वैसे कोविड वगैरह आ गया तो उससे थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो न्यू इंडिया प्रोग्राम भी क्या है, कहीं ना कहीं इसका भी इसके साथ लिंक है। तो इस तरह से अलग अलग टारगेट सेट कर रखे हैं। हंगर के लिए हमने ये कर रखा है और एजुकेशन के लिए कुछ और कर रखा है ना, और क्लाइमेट के लिए कुछ और, जैसे मान लो एक क्लाइमेट वाला गोल भी है इसके अंदर, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था इंडिया का, ये आपके बल्कि सिलेबस में भी है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सारा चीज़ कहाँ दिखती होती है, इंटरनेशनल लेवल पर इंडेक्स के ऊपर, और उन इंडेक्स में हमारी कितनी रैंकिंग है, किस तरफ से हम रैंकिंग करते जा रहे हैं, तो उससे पता लगेगा कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। ठीक है जी बात। तो अब इससे पहले क्या था, ये जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, इससे पहले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ये रखा था 2000 में, इसको लॉन्च किया था और इसको अचीव करने का टाइम था 2015 तक। तो उसकी बहुत, इसके अंदर 8 कर गोल थे इसके अंदर, जैसे अभी तो 17 गोल है जो नया वाला है, इसके अंदर 7 है। तो कई बार प्रीवियस क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी जगह उसने किसको रिप्लेस करा है, तो रिप्लेस किया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसका टाइम था 2000 से लेकर 2015 तक, और इसके अंदर शायद 8 गोल थे, और जिसमें से कुछ गोल अचीव हुए कुछ नहीं हुए। तो अब 2015 के बाद क्या कर दिया, फिर नया लेके आया, ये कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसकी जगह ये आया है 2015 में। अब इसका भी प्रीवियस क्वेश्चन बनता है कि इसका कब तक है, 2015 से लेकर इसका पीरियड कब तक है, 2030 तक। 2015 से लेकर 2030 तक हमने ये जो टारगेट्स दिए गए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हमने अचीव करना है। वो है एक इंडिया लेवल के ऊपर। अब इंडिया लेवल पे तो ये अब एक तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पर। अब उसके बाद अब इंडिया खुद क्या कर रहा है, अब इंडिया में क्या है, सारी स्टेट्स है, अब वो स्टेट क्या करी अपने लेवल पे आके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगी, वो डिस्ट्रिक्ट क्या करी अपने लेवल पे आके। तो अब जो इनके बीच में एक इंटरनल जो कंपटीशन होगा स्टेट्स के बीच में आपस में, तो अब देखो अगर अब सभी स्टेट बेहतर करेगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो इंडिया की रैंकिंग है वो बढ़ेगी। तो अब इंडिया तो स्टेट से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए क्या है कि सभी स्टेट को अपने लेवल पर सबको करना पड़ेगा। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इन गोल को अचीव करने के लिए अपने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं। अब हिमाचल कैसे टारगेट सेट करेगा, जो उसके लिए ज़रूरी है। जैसे अब इसके अंदर एक गोल है कि जो पानी के नीचे रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए क्या करिए स्टेट, तो हिमाचल का कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ से। केरला का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है और तमिलनाडु का हो सकता है, बट हिमाचल का कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए सिर्फ हिमाचल उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई काम ही नहीं करा, क्योंकि हिमाचल के साथ सी लगता नहीं है और थोड़ी बहुत रिवर्स है, उसमें तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अब हर एक स्टेट को अपने साथ, देखो जैसे मैंने बताया हर एक कंट्री की अपनी कुछ एरियाज़ होते हैं, उन्होंने तो ओवरऑल सबके लिए बना रखे हैं, पर सबकी सब प्रॉब्लम एक जैसी तो नहीं होगी सभी की। तो नेशनल लेवल पर किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, किसी को किसी गोल को मिलेगी। अब उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल पे देखते हैं, स्टेट लेवल पे भी क्या होगा, किसी स्टेट की कौन सी प्रायोरिटी होगी, किसी स्टेट की कौन सी प्रायोरिटी होगी। तो हिमाचल प्रदेश ने क्या कर दिया, इन गोल्स को अचीव करने के लिए अपना जो ज़रूरी एरिया है, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है,
उनको ही ध्यान में रख के क्या कर दिया, अपने कुछ इसके अंदर कुछ सेलेक्ट कर दिए, उन्हीं में से सेलेक्ट कर दिए। अब जैसे 67 गोल थे, उनमें से कुछ गोल को टारगेट थे, उनमें से कुछ टारगेट सेट कर दिए पहले ही, और इंडिकेटर जो हमारे लिए ज़रूरी थे वो किए हमने अपने हिसाब से। और जैसे गोल्स थे 17 में से 1-2 गोल मिस कर दिए, जैसे मैंने बताया जो आई थिंक 16 या 15 गोल था, जिसके अंदर था 14 गोल था लाइव बिलो वाटर। तो इतना ज़्यादा हिमाचल के लिए कंसर्न नहीं था, तो उसको स्किप भी कर सकता है। तो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट, अपनी खुद की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया, स्टेट ने अपने लिए काम कर दिया। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि तो इसका मतलब है कि तो हिमाचल का अपना एक तरीका होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का। तो अगर 2030 तक का टारगेट रखा हुआ है, तो हिमाचल ने क्या कर दिया, अपने को थोड़ा एडवांस कर दिया। बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारे टारगेट्स 2022 तक अचीव करने की बात कर दी कि हमने 2022 तक की अचीव करना है, और कुछ को रख दिया 2030 तक के लिए, 2022 तक के लिए, और जो मैक्सिमम है वो 2022 तक के लिए है। तो अगर हिमाचल इन 2022 तक इनको अचीव करने में सक्षम हो गया, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हिमाचल इंडिया के अंदर एक डेवलप्ड स्टेट है। और काफ़ी इंडिकेटर इस तरह के भी है जिसमें हिमाचल पहले ही आगे चला हुआ, चाहे हेल्थ को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है। तो इसलिए अब हिमाचल का जो मेन फोकस है वो 2022 तक के लिए। अब जो भी हिमाचल करके देगा इसके ऊपर काम, जो भी स्टडी करके देगा कि हमने ये कर दिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हम, है ना, और ई गवर्नेंस हमारा ये रैंक है, गुड गवर्नेंस हमारा ये रैंक है। तो ये सारी जो रिपोर्ट है ये कौन इकट्ठा करता रहेगा हिमाचल के अंदर, ये जो काम दिया गया एचपी में वो है जो हमारा प्लानिंग वाला कमीशन है, जो प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट को ये काम दिया गया है। तो ये जो भी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है, ये क्वेश्चन प्री बन सकता है कि जो हिमाचल के अंदर ये जो अपने उन्हीं में से जो सेलेक्ट करे हुए जो गोल्स, टारगेट एंड इंडिकेटर्स है, उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है जो इसके ऊपर काम कर रहा है वो कौन है, प्लानिंग वाला, प्लानिंग डेवलपमेंट जो है यहाँ। और अब उसके बाद ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, अब इंडियन लेवल पे कौन है यहाँ पे काम करने वाला, नीति आयोग। तो ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, नीति आयोग। तो अगर आप देखोगे अब नीति आयोग क्या करता है, हर साल जैसे इंटरनेशनल लेवल पर निकलता है इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, जेंडर इंडेक्स जो मैंने अभी पीछे बताए थे, उसी तरह के इंडेक्स नेशनल लेवल पर भी निकलता है। तो जो नेशनल लेवल पर निकालने वाली जो एजेंसी होगी वो कौन सी होगी, नीति आयोग। और बाद में नीति आयोग क्या करेगी, जो भी हमें अचीव हुआ है और उसको बाद में प्रोवाइड करेगी उसको इंटरनेशनल लेवल पर, और वो फिर वहाँ पे रैंकिंग देखेगी। तो नीति आयोग यहाँ पे काम किसके लिए करता है, इंडेक्स निकालने का नेशनल लेवल पर। और जिसमें देखो अब नीति आयोग का मकसद ही यही है, मैंने शायद जब हम पॉलिटिकल है तभी मैंने आपको बताया था, जो नीति आयोग है वो दोनों बेस पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए क्या है कि नीति आयोग के हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, जो कंपटीशन करवाना ज़रूरी है, वो एक पॉजिटिव कंपटीशन है। अब पॉजिटिव कंपटीशन क्या होगा कि अब किसी जैसे हंगर को अचीव करने के लिए केरला ने क्या किया, हिमाचल ने क्या, यूपी ने क्या किया, बिहार ने क्या किया। तो इस तरह के कंपटीशन की बात करता है नीति आयोग कि सब में कंपटीशन होगा तभी आगे बात बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ये सारे कहाँ जाएंगे, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट हिमाचल का, उसके बाद नेशनल लेवल पर हो गया नीति आयोग। तो इस तरह से है। तो ये तो है इसका एक बेसिक आइडिया कि है क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है जी। और कई बार क्या होता है नेशनल लेवल पर इसमें थोड़े पंगे बढ़ जाते हैं कि अब नेशनल लेवल पर क्या होता है कि जैसे इंडिया बहुत सारी पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी बताता है। अब जैसे मान लो पेटेंट है ना, और सब्सिडी, तो इंडिया अब सब्सिडी देना इंटरनेशनल लेवल पर गलत माना जाता है क्योंकि उससे ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है। और जो दवाइयाँ हैं उनको भी हिंदुस्तान बोलता है पेटेंट पे महंगी पड़ती है हमें। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ से हमें ये टारगेट दिया जाता है कि आप हंगर कम करो, हेल्थ को ठीक करो, ये करो, वो करो, और दूसरी तरफ से आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते जाते हो यहाँ पे।
तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा दी, सब्सिडी भी नहीं देनी अपने लोगों को, सब्सिडी नहीं दोगे तो हंगर कैसे मिटेगा, और जेनरिक दवाई नहीं दोगे तो सारी पेटेंट दवाई होगी तो बीमारी कैसे ठीक होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है। तो इसमें क्या है कि जो हिंदुस्तान की जो कंडीशन है वो हम डेवलप नहीं है, अभी डेवलपिंग है, और कहीं कहीं तो अंडर डेवलप भी आते हैं किसी एरियाज़ में। तो G33 वाला ग्रुप है। तो ये तो हो गया नेशनल लेवल के ऊपर बात, ठीक है जी। अब उसके बाद ये हो गया स्टेट वाला। जो स्टेट में क्या कर दिया, तो इन्हीं बात को तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक सर्वे में रखा जाता है। तो आज की डेट से जितनी भी सरकार की अगर स्कीम होगी, कोई पॉलिसी होगी, कोई प्रोग्राम होगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। जैसे अब देखो, अगर आप वैसे भी देखोगे ना, अगर आप जैसे तो पॉलिटी पढ़ लिया आपने, तो अब यहाँ पे क्या है, हम असल में चाहते क्या है, एक अच्छी लोगों को सर्विस देने के लिए। तो एक तरफ तो हम क्या चाह रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाए, पहला पार्ट। उसके बाद क्लाइमेट बड़ा ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, तो उसमें क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी आपके सिलेबस में है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्लाइमेट के लिए हम, क्लाइमेट से बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं ताकि दुनिया अच्छी रहे। और इसी के अंदर में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे टारगेट दे रखे हैं कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है। और उसके बाद कंट्री के अंदर जो खुद के अंदर ही खुद की एक डायरेक्शन है, वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप देखोगे ना, ये सारे DPSP हमारे, अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सही से पढ़े होगे तो ये भी वही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए हमें ये डायरेक्शन दी है कि आपको ये सब कुछ करना है। और नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज में बोला कि हमें ये करना है। और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारी और बातें बोली जो आपने करंट अफेयर पढ़ा भी होगा। और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये करते हैं किसके लिए बात, वेलफेयर। और ये करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और ये भी किसके लिए, बहुत सारे इसके अंदर और अलग अलग से गोल है इसके लिए। जैसे इसके अंदर अलग अलग से गोल है, जैसे सोलर मिशन के लिए, वाटर के लिए। तो अगर इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और अब ये क्या है, ये इन सब का मिक्स है। ये कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात भी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करता है, क्लाइमेट की बात भी करता है। तो अब अगर आप इनको समझोगे ना सही से, तो सरकार की जितनी भी स्कीम्स एंड जितनी भी पॉलिसी है वो सब इनको टारगेट करेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी एक चीज़ को ज़रूर टारगेट कर रही होगी वो। क्लियर है ये बात। तो अब देखो, जो भी सरकार करना चाहती है, जो पॉलिसी बनाना चाहती है, तो बाद में हर एक स्टेट क्या करेगी, उसको अपने लेवल पर और बेस्ट करना चाहती है। और अपने लेवल में बेस्ट करेगी तो उसकी अच्छी रैंकिंग आएगी। और इसके लिए एक होता है ना, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें आपस में वो कॉपरेशन भी करेंगे, कंपटीशन भी करेंगे। उसके लिए क्या है, नीति आयोग यहाँ पे थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता रहता है कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ताकि ये चीज़ें चलती रहे। और बाद में उनके क्या करेगा, एक रैंकिंग लगाएगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, इस हिसाब से जो भी हम काम करेंगे इसको ग्राउंड रियलिटी पे लाने के लिए, तो उसके लिए सरकार सबसे पहले क्या बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। और जब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट करने वाला जब टाइम आएगा, तो उस टाइम इम्प्लीमेंट करने के बाद जो टारगेट ग्रुप है, दैट इज ऑलवेज पीपल। इनको क्या मिल रहा है। अब जो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, गवर्नेंस। ये है गवर्नेंस, बेसिकली ये गवर्नेंस है। अब जो गवर्नेंस है वो कैसी होनी चाहिए,
गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस कहाँ दिखती है? इन इंडिकेटर्स में। अब इसके बीच में, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बीच में प्रॉब्लम क्या है? फिर वही है, करप्शन। कई जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं, कई जगह कुछ और नहीं, कई जगह कुछ और नहीं है। तो ये फिर मुद्दे लगे हैं, फिर ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अब इन सबको मिलाकर जब ये गवर्नेंस लोगों तक पहुंचने लग जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी ये, तो इसमें क्या बोलेगा हम, जो पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। तो लोगों तक क्या होगा? सर्विसेज पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंच रही है वो चीज़ें, नहीं वो बेनिफिट मिल पा रहे हैं, तो लोगों को क्या है, गुस्सा करने का तरीका है, आरटीआई के द्वारा करेंगे, किसी और द्वारा करेंगे, और अल्टीमेटली 5 साल के बाद इलेक्शन में करेंगे। नई सरकार आएगी, वो भी ऐसे ही काम करेगी। तो ये जो सारा जो सिस्टम है, ये आपका पेपर 2 का पार्ट है। तो गवर्नेंस पार्ट 2 में है, पेपर 2 में है। गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, सिटीजन चार्टर्ड है, और हिमाचल का पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। हिमाचल का सिलेबस में के अंदर क्या है? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है, ठीक है जी। तो अब देखो, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको काम आने वाला है। उसके बाद देखो, अब अगर मैं सिलेबस के पॉइंट आपको लिख के बताऊँ यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है जिनको ये टारगेट करेंगे, देखना कितना है। अगर आपने सिलेबस अपने सामने खोल भी रखा होगा तो भी देखना आपने। तो देखिए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो कि सिटीजन चार्टर, ये नेशनल लेवल का जीके है, और एचपी में क्या है? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके अंदर आरटीआई भी सिलेबस का पार्ट है। ये सारे इसमें से निकलने लग जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे इंडिया के इंडेक्स या रैंकिंग क्या है, रैंकिंग वगैरह क्या है। अब देखिए, अब जो ये जो गोल्स है, इसके अंदर हंगर, पॉवर्टी, ये अनएम्प्लॉयमेंट। तो 3 शब्द आपके इकट्ठे लिखे हैं सिलेबस में, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, पॉवर्टी एंड डिजीज। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है जी। अब उसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये भी सारा इससे एड्रेस हो जाएगा, इस चैप्टर से। अब और क्या लिखा है सिलेबस के अंदर आपके, जो इसमें दिखेगा आपको इसमें से, वो है राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, ये भी इसके अंदर है। तो अब देखो, जो इसको रिलेटेड करके कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना आपके लिए, तो सीधा सीधा आंसर है। और अब देखिए, अब हिमाचल के अंदर एक चीज़ और क्या है, वो है बायोडाइवर्सिटी। ये भी सिलेबस में है। इसके लिए चैलेंजेस, थ्रेट्स क्या है, और सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, टू प्रिजर्व, प्लान ऑफ एक्शन टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, और जो क्लाइमेट चेंज को लेकर है, ये सब के लिए सरकार क्या कर रही है। क्लियर है ये बात? तो इन सब बात को ध्यान में रखो, तो पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर वैसे ही पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो अब देखो, तो जैसे मैंने यहाँ बताया आपको
तो अगर आप इनको क्लब करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपको लगेगा कि असल में इनको एग्जीक्यूट करना, इनको लोगों तक पहुंचाना और इनके लिए काम करना ही गवर्नेंस है। अगर सही मायने में देखिए आज के दौर में, आप 50 साल बाद कुछ और हो सकता है, उससे 50 साल पहले कुछ और हुआ होगा। तो इस तरह से तो SDG है क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो ये इन सितंबर 2015 वर्ल्ड कम्युनिटी हैड एग्रीड टू डिज़ाइन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। तो क्या डिज़ाइन करने की बात की है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑन न्यू डेवलपमेंट, और नाम क्या दिया इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्योंकि आज का जो दौर है ना वो सस्टेनेबल की बात, सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, ये सब प्रॉब्लम। तो सस्टेनेबल गवर्नमेंट का मतलब है कि हम ऐसी ग्रोथ, ऐसी डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी उतना ही बेनिफिट मिलता रहे। तो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 17 इसके अंदर एस्पिरेशन गोल है, 169 टारगेट है और 300 इंडिकेटर्स है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को इसने रिप्लेस किया है जो कि 2015 तक था, और 1 जनवरी 2016 को ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। और देखो जी ये गोल है, देखो नो पॉवर्टी। अब सरकार कितने काम करती है इसके लिए, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। अब गवर्नमेंट की स्कीमें देखो कितनी हिमाचल सरकार ने या इंडिया सरकार ने इसके लिए लाई है, कितनी इसके लिए लाई है। अब जो भी स्कीम्स है ना वो सारी आप इसके अकॉर्डिंगली पढ़ लो कि गरीबी के लिए क्या स्कीम है, हंगर के लिए क्या स्कीम है ना। और जेंडर इक्वालिटी ये भी सिलेबस में पार्ट है आपका, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो काम करने का आपको अच्छा अवसर होना चाहिए। इंडस्ट्री हो गया, इनइक्वालिटी के ऊपर है। सिटीज़ के ऊपर बात की अगर देखोगे आप, हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी वगैरह इसी के, है ना। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और उधर से पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है। अब देखो जैसे ये वाला गोल है, ये हिमाचल के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ ऑन लैंड है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसकी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं तो DPSP है भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही है ये। पार्टनरशिप फॉर दीज गोल्स, तो पार्टनरशिप फॉर दीज गोल दोनों लेवल पे आ सकता है, कंपटीशन पे भी और कोऑपरेशन पे भी। तो ये चीज़ है। तो अब इसके देखो ना जो कीवर्ड्स है वही मैं डिस्कस करूँगा ज़्यादा, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। तो देखो 2023 लीविंग नो वन बिहाइंड, ऐसी बातें बोली जाती है, पर अब लगता है ऐसा लिविंग नो वन बिहाइंड वाला कंसेप्ट है। यहाँ कितनी महंगाई हो रखी है। पॉवर्टी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, तो सारा ही इसके अंदर बात की गई है। तो 17 गोल, 16 टारगेट वही है। और अब ये प्री क्लियर, नीति आयोग द नोडल एजेंसी इंडियन लेवल पर नीति आयोग है। और अब देखो अगर हिंदुस्तान के अंदर जो कंपटीशन हुआ था, तो पिछली बारी इंडिया के अंदर हिमाचल और केरला का फर्स्ट रैंक था। ये बड़ी गर्व वाली बात है। तो पहले क्या था, हिमाचल का क्या था, अचीव फर्स्ट रैंक विद केरला इन द SDG इंडेक्स रिपोर्ट। और इस बारी 2019-20 वाला जो था, अब इसमें सेकंड रैंक है। तो ये क्वेश्चन प्री के लिए एक्सपेक्टेड है। तो पिछली बारी वाला भी आपने याद रखना है और इस बारी वाला भी आपको रहना चाहिए याद। अब इसके साथ साथ चलते हिमाचल और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया कि हमें तो और कुछ करना चाहिए एक्स्ट्रा इसके लिए। तो हिमाचल ने क्या कर दिया, 2022 तक मैक्सिमम अचीव करने की बात करी है। और इसके लिए हिमाचल के पास एक विजन डॉक्यूमेंट भी है कि अपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है कि हमारा ये विजन रहेगा। तो उस विजन डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो दृष्टि है ना, ये भी आपको याद रहना चाहिए, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 क्या है, तो दृष्टि हिमाचल प्रदेश क्या है कि वो एक विजन डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके अंदर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है। तो द स्टेट है शॉर्ट लिस्टेड 138 की इंडिकेटर्स। तो हमने अपने हिसाब से जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, जो ज़रूरी है, तो उसमें से हमने 138 अपने लिए टारगेट चुन लिया है।
आउट ऑफ विच 12 हैव बीन अचीव्ड, जिसमें से फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन SDG 12 को अचीव करते, 38 आर टू बी अचीव्ड बाय, और जिसमें से 38 हमने कहाँ तक अचीव करने, 2022 तक। ये भी फिगर याद रखनी है आपने, तो वो ऐसी फिगर आपको पता होनी चाहिए। और जो बाकी बचे वो कब तक करना है, 2023 तक। तो अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है, इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो हमने अचीव कर लिए है, कुछ हमने 22 तक करना है, और उसमें से कुछ करने हमने 2030 तक। तो ये है जी, तो ये फिर से लिस्ट में है, यार देख लेना। टाइमलाइन फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो जो 22 वाले रखे हुए हमने यहाँ पे, तो वो 2022 तक करना है, ये यहाँ पे है। तो अब देखो जी, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता ना 4 नंबर का, अब मैंने बताया आपको पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिलेबस में आपके डिजीज। तो अब अगर सीधा क्वेश्चन आता है ना कि हिमाचल में व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, तो अगर 4 नंबर वाले में ना आप इनको भी लिख कर आओगे ना, इनको भी लिख के आएंगे, तो ये बात बन जाएगी। तो और साथ में दे दिया आपने, इसका नाम दे दो। तो और देखो क्या बोल रहे हैं हम, बिलो पॉवर्टी लाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल 8.1% टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन फ्रॉम, एक मिनट, इसका थोड़ा डाटा कुछ गलत लग रहा है मेरे को इसमें ना, एक मिनट, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 8.1%, हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि अभी 8% जो लोग हैं उससे कितना लेना है, 2%। ये नोट कर लो ये सारी चीज़, ये सीधे सीधा आंसर है। अगर आपको आंसर अगर लिखना भी है ना कि अब क्या स्थिति है इस टाइम स्टेट की, कितने लोग गरीब है ना, तो इसका अभी इतनी खराब स्थिति नहीं है, 8% लोग गरीब है, और उसको भी कितना लेके जाना है, 2% तक लेके जाना है। और देखो अब ये तो आपको मिल गया डाटा। अगर मान लो इसमें से नहीं करी बात है, आपको अगर ये पूछ लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया कि चलो ठीक है, ये क्या होता है, क्वेश्चन में लिख लिया। अगर क्वेश्चन में आपको ये लिख लिया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बड़ा बेस्ड रहता है क्वेश्चन बनाने का, अगर क्वेश्चन लिख लिया स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू रिड्यूस पॉवर्टी फ्रॉम 8% टू 2%, व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट। अगर आप स्टेप ढूंढोगे ना तो इधर से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे अपने आप ही स्टेप्स तो है, ये ऊपर क्वेश्चन बन गया, नीचे स्टेप्स बन गए। नॉर्मली ऊपर ये इंट्रोडक्शन बन गया, नीचे स्टेप्स बन गए, है ना। तो देखो अब ये कीवर्ड्स है आपके लिए सीधे सीधे। 100% हाउस होल्ड विल बी कवर्ड विद हेल्थ इंश्योरेंस। अब सब लोगों की अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगी 4-5 लाख तक की, तो उनका जो पॉकेट में से पैसा जाएगा वो बच जाएगा। और 8.14 लाख बेनिफिशियरी हेल्थ, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को कवर करना है हेल्थ से। और 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका अलग से भी सिलेबस पे है, और आगे जब हम स्कीम पढ़ेंगे तो उसमें एक स्कीम है आजीविका स्कीम करके है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करती है ना। बड़ी सारी स्कीम है सरकार की सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। 100% ड्रिंकिंग वाटर देना है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, और ऑलरेडी वो हो भी चुका है ना। सिक्किम के बाद हिमाचल दूसरा बड़ा था स्टेट। 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विल हैव, इसको इतना पानी देना 135 कुछ पर लीटर, कुछ ऐसा है। 90% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विल भी जो सेवरेज होने चाहिए। 25 से 27% सप्लाई मिनिमाइज कैजुअलिटी जो भी होती है, क्लाइमेट जैसी चीज़ होती है। और गवर्नमेंट की जो टोटल स्पेंडिंग है 38% किस पे खर्च करनी है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो हमारे देश की थोड़ी हालत और भी इसमें मामले में देखता हूँ ख़राब है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, 38% इज़ बीइंग स्पेंट ऑन एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें से एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो एसेंशियल सर्विसेज का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जिसमें एजुकेशन की बात की गई है। अगर आप देखो जब कोरोना आया था तो यूरोप के अंदर जो स्कूल्स थे उनको एसेंशियल सर्विस के अंदर रखा हुआ था, जैसे हम बोलते हैं ना एसेंशियल कमोडिटीज़। तो एसेंशियल कमोडिटी में क्या होगा, बाकी सब कुछ बंद कर सकते हैं आप, एसेंशियल कमोडिटी को बंद नहीं कर सकते। और सेम बाकी सब बंद कर दो बट एसेंशियल सर्विस को नहीं बंद करो, क्योंकि इससे जो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन का सवाल है इसमें। तो यहाँ पे तो लिख लिया। अब देखो आयरन की क्या इसमें उल्टा इतना है कि एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं पूरे कोरोना में, वैसे देखा जाए। और ये देखो ना, कई बार बड़ी
गौर से समझने वाली बात है कितना कि एक बच्चा अगर वो 8th में था, वो 9th 10th खत्म, उसके सीधा +1 में चला गया, क्योंकि 2 साल तो उसके ऑलमोस्ट गए। अब जो स्टूडेंट उस टाइम 10th में था, अब 10th के बाद वो सीधा +1 +2 वाले जो टाइम था उसको मिस हो गया उससे। चलो तो कोरोना की वजह से हुआ है। तो अब देखो ना, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम जो हिस्सा होता है वो +1 +2 में होता है। उसमें ना आदमी बहुत सारी एक्टिविटी करता है, चाहे वो थोड़ी एंटी सोशल एक्टिविटी, बीड़ी बूड़ी पीना, काम उधर ही करता है स्टार्ट। तो वो वाला जो फेज़ है वो तो गया। उस टाइम में बंदे के लिए कोई रोल मॉडल भी बनता है, यार मुझे इस तरह का बनना है। तो ये क्या है कि असल में देखोगे ये एक सोशल इम्पैक्ट है इसका, कोरोना का, है ना। क्योंकि अब 10th वाला बच्चा +1 +2 में ना जाके वो सीधा कॉलेज आएगा, तो कॉलेज के टाइम की थोड़ी जो मैच्योरिटी होती है वो तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। पर जो +1 +2 होते हैं वो थोड़ा मैच्योर भी होता है, थोड़ा नहीं भी होता है। तो उस टाइम उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है उसकी जीवन की जो होनी ज़रूरी है, जो कि स्कूल टाइम ही हो पाती है। किसी को डॉन बनने का शौक़ चढ़ जाता है उस टाइम, किसी को क्या करने का तो शौक़ चढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो घर पे निकल गई। तो अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, अभी भी देख लो आप, अभी भी कौन सा सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं करी एजुकेशन के लिए। ऑनलाइन क्लासेज चल रही है ना। और इसमें बता दिया कि बड़े स्मार्ट ये कर दिया वो कर दिया, पर रियलिटी में तो कुछ भी नहीं है ना। बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो गए घर पे रह के। तो ये एसेंशियल सर्विस तो है, बट जब आती है असल में ज़रूरत तो उसको करने, तो इसका मतलब हम फेल कंप्लीट। तो इस पे खर्च करने की बात करिए। तो अगर ये चीज़ें होगी तो ये सारे बातें इसमें। अब वैसे ही ज़ीरो हंगर के लिए है। अब स्टंटिंग ग्रोथ, वेस्टिंग ग्रोथ, तो उनको कम करना है। रिडक्शन ऑफ स्टंटिंग 15%, वेस्टिंग 8.22, क्योंकि होता नहीं है वेट एंड हाइट के साथ जो बच्चे का मेजर किया जाता है 5 साल तक के लिए। और एनीमिया की बात करी है वुमेन के लिए और बच्चों के लिए, है ना। हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी है, क्रॉप रेजिलेंट प्रोग्राम, तो ऐसी इम्प्रूविंग द क्वालिटी रिसर्च, ई मार्केट की बात की है। देखो यहाँ पे ई मार्केट, अब ई मार्केट क्या है हमारी कंट्री में, इधर ई मार्केट की बात कर रहे हैं, उधर किसान धरना दे के बैठे हुए हैं। तो अब ये ना कुछ चीज़ें आपको खुद ही पढ़नी, सिर्फ मैं यहाँ पे कीवर्ड बता रहा हूँ। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए क्या क्या करी सरकार। तो मैटरनल हेल्थ वाली जो बेनिफिट दिए जाते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 23 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल। अब ये क्वेश्चन ना प्री के लिए आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको कितना कम करना है, अभी कितना है। तो इसमें थोड़ी सी आपको सामने रख के इसको किताब जब पढ़ रहे होगे, जो ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होगे, उस टाइम अपना नेट यूज़ कर लो जहाँ आप फंसते हो कि इस टाइम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। तुरंत रिसर्च मारो 1 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि उसको सर्च मारने के लिए फिर आप घुस गए उसके अंदर ही, है ना, उसमें फिर आप PhD करने लग जाओ। वो नहीं करना। आपका मतलब है कि आप पढ़, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसको कंप्लीट करना है आपने। अब ऐसा नहीं इसको पढ़ने बैठेंगे, नेट ऑन करेंगे, उधर से किसी और दिशा में चले गए। तो इसलिए क्या है कि इसके साथ साथ आपको जो जहाँ अटक रहे हो, और साथ साथ इसके साइड में इस स्पेस जो दी हुई है इस पर नोट करते रहो, ताकि आपको मेंस के टाइम आपको सीधा बने बनाए नोट्स है। ठीक है जी। तो 100% कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ। रिडक्शन इन टोबैको यूज़, तो टोबैको यूज़ का रिडक्शन भी कम करना है। तो क्वालिटी एजुकेशन, लो जी। अब इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर आप अच्छे नोट्स बना सकते हो, यहीं पे क्या लिखो, कुछ स्कीम्स के नाम। जैसे यहाँ पे था ना, ये टारगेट है, ये सारे टारगेट याद रखना, दिस ऑल आर टारगेट। अब आप अपने नोट्स और इसके ऊपर हेल्दी बनाना चाहते हो, उसके आगे क्या करो, सरकार की स्कीमें लिख लो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लेकर आई, तो आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे है। अब अगर एजुकेशन के लिए बात है, अगले चैप्टर में चल जाओ जहाँ एजुकेशन के ऊपर बात की गई है, इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उसी में से स्कीम उठाओ और यहाँ लिख लो। तो टारगेट भी आपको वहीं आ गया है और स्कीम भी वहीं आ गई। सेम पॉवर्टी के लिए टारगेट भी वहीं आ गया और स्कीम भी वहीं पे। और जेंडर इक्वलिटी के लिए सरकार क्या कर रही है, फिर से मैं बता रहा हूँ। सोशल सर्विसेज वाला जो चैप्टर है, पहले भी हमने किया था कि क्या क्या स्कीमें हैं, और एक सोशल सर्विसेज वाला एक और चैप्टर है आपके पीछे, पहले ही एडवांस में पढ़ लो उसको, क्योंकि इसके साथ अटैच कर लो उसको, है ना, जितनी भी स्कीम्स है। तो जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या है, इंक्रीज चाइल्ड सेक्स रेशियो 9 to 915,
तो अभी कितना है वो देख लेना, तो 915 में बात की है। और अमेंडमेंट इन द कस्टमरी लॉज टू इंश्योर पॉवर्टी राइट टू ऑल वीमेन। अब कस्टमरी लॉज क्या है कि जैसे ट्राइबल एरिया में है, किन्नौर में, और ये देखोगे किन्नौर की औरतें भी फाइट कर रही है कि उनको नहीं मिलता ये कानून, तो जेंडर इक्वलिटी कहाँ आएगी? तो किन्नौर की जो औरतें हैं उनके पास नहीं है, तो अगर उनको भी अधिकार मिलेगा तो जेंडर इक्वलिटी आएगी, है ना। और उसके बाद क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट 190 डेज की छुट्टी मिलेगी, ठीक है ना। और वुमेन हेल्पलाइन एंड वन स्टॉप सेंटर। अब वुमेन हेल्पलाइन की अगर बात करोगे ना अब, तो इसी के साथ लिख लो कि गुड़िया हेल्पलाइन है, जैसे हिमाचल में गुड़िया हेल्पलाइन, क्योंकि सारा तो नहीं आ सकता ना इसके अंदर, तो आप इसी को पूरा बना सकते हैं बढ़िया से। और अब देखो यहाँ पे ये कीवर्ड लिखा है ना, वन स्टॉप सेंटर, इसको नेट में सर्च मारो। वन स्टॉप सेंटर का मतलब क्या होता है, ऐसा एक जगह बना दी, अगर किसी वुमेन के साथ किसी तरह की एट्रोसिटी होती है तो वन स्टॉप सेंटर में क्या होगा, सबसे पहले उसको वहाँ पे इमीडिएटली जो उसको शेल्टर मिलेगी, उसके बाद फूड मिलेगा, क्लोथ मिलेगी, और फिर उसको हेल्थ मिलेगी, और उसके बाद वहीं पे उसको लीगल एड मिलेगी। अगर उसको अपना केस लड़ना है वो भी वहीं मिलेगा, उसी घर के अंदर। और बाद में जब वो ठीक होकर निकलेगी, वहीं से उसको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके भेज देंगे जी। तो वन स्टॉप सेंटर का मतलब क्या है कि जैसे कि अब उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि शेल्टर कहीं और होगी, पुलिस कहीं और ढूंढनी पड़ेगी, वकील कहीं और ढूंढना पड़ेगा, और अपनी फिजिकल जो उसके साथ जो टॉर्चर हुआ है उसके लिए हॉस्पिटल कहीं और जाना पड़ेगा, वो सब जगह उसको एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बुलेट नहीं किया है, पर आप इसको इस पे ये देखो ना, ऐसे शब्द ये फोकस करने वाले हैं। तो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है ना। और उसके बाद 100% एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, तो 100% रिटेंशन की बात की गई। वुमेन पुलिस स्टेशन, और देखो ना अब एक सिलेबस में आपकी और चीज़ है, वो भी देख लेना, आपको याद रहना, जिस वजह से मैं अभी देखो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को एकदम सिलेबस याद आ रहा है। तो अब इसमें क्या है, क्राइम एंड ड्रग्स मीनास इन हिमाचल प्रदेश, क्राइम एंड ड्रग्स की बात की गई है। तो क्राइम एंड ड्रग्स को रोकने के लिए अगर वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वुमेन हेल्पलाइन भी है हमारे पास, वन स्टॉप सेंटर भी है, और वुमेन पुलिस स्टेशन भी है अलग से, जैसे शिमला में भी है, BCS में। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ द वुमेन ड्राइवर्स एंड कंडक्टर इन HRT बसेस, है ना। CCTV कैमराज रात को, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट्स बन गई जी। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इक्वलिटी की तरफ लेके आने की बात करी है। तो इसमें और भी लिख लो इसमें कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम ला रखी है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अब इसमें भी सेम है, 100% रूरल पॉपुलेशन को पानी पिला दो, 90% अर्बन पॉपुलेशन को सीवरेज दे दो। और वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर दी, सॉलिड वेस्ट की बात कर दी, है ना। और ग्राम पंचायत सॉलिड लिक्विड वेस्ट की है। और अब देखो कंप्लीट 5 वेटलैंड अंडर द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, और 5 वेटलैंड है। अब देखो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, इसको साइड में लिखो कि कौन कौन सी 5 वेटलैंड है। आपके पास नोट्स बनने चाहिए, है ना। देखो कहाँ से कहाँ चीज़ें जुड़ती रहती है, तो ये आपको कलाबाजी सीखनी पड़ेगी। और देखो ना अब जैसे यहाँ पे वाटर वेस्ट वाटर के ऊपर बात कर दी, सेफ्टी की बात कर दी। तो अब देखो ना अगर यहाँ अर्बन की बात है तो एकदम से आपके दिमाग में स्मार्ट सिटीज़ आना चाहिए, स्मार्ट सिटीज़ की बात होनी चाहिए इसके ऊपर। तो उसी तरह से है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो 24/7 की बात की, कैपेसिटी एडिशन हाइड्रो पावर की बात की है। अब 8.9% कैपेसिटी एडिशन थ्रू द हाइड्रो पावर फ्रॉम द करंट लेवल। तो अब देखो जी हिमाचल के पास 27,000 कुछ मेगावाट बनाने की कैपेसिटी है, जिसमें से 24,000 बनाई जा सकती है। जो 24 और 27 के बीच में जो गैप है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो कुछ इस तरह की टोपोग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो 27 कुछ टोटल है, और 24 पे हम बना सकते हैं। और अभी बना कितने रहे हम, सिर्फ 10,400 मेगावाट, जो कि टोटल पोटेंशियल का सिर्फ 38% है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 8.9% कैपेसिटी एडिशन, इसमें और एडिशन करने की बात करी है। तो 100% यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डोमेस्टिक बल्ब्स वगैरह की, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट। तो ये देखो जी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
अब डिसेंट वर्क के लिए भी बात की गई, एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट लेवल बिलो 6% फ्रॉम करंट लेवल, तो अभी 10.6% अनएम्प्लॉयमेंट है जी, इसको लाना है 6% के ऊपर। अब यहाँ देख लो कि गवर्नमेंट के क्या क्या अभी तक एक्शन हो चुका है, और जो CO2 एमिशन को उसको 10% कम करना है, और जो वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ वुमेन WPR होता है, वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ वुमेन टू 30%, इसको 30% इंक्रीज करना है कि मैन के कंपेरेटिवली उनका कितनी रेशो है वर्क में। वर्क पॉपुलेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑफ 60% फ्रॉम करंट लेवल, तो उनको भी जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको भी काम देना है। तो अभी तक ये था कि आने वाले कुछ सालों पहले कि उन डिसेबल को कम ज़रूरत पड़ती थी। अब इसके साथ देख लेते हैं नेशनल लेवल पर एक स्कीम है, सुगम्य भारत योजना है ना, और डिसेबिलिटी वाला एक लॉ है 2016 का, है ना, 2016 की जो पॉलिसी है जिसके अंदर 21 तरह की डिसेबिलिटी को बताया गया है कि बेनिफिट दिया जा सकता है। तो अब देखो ये जो सारी चीज़ें ना, ये सारी ऐसे नहीं कि हिमाचल के GK वाली अदर वाली पार्ट है, तो ऐसे ऐसे क्लब करती रहनी, तो आपके दिमाग में चीज़ें आती रहनी चाहिए। अब इंक्रीज द टूरिज्म शेयर टू द स्टेट GDP 8.5%, तो अभी करीब करीब शायद हम 7 या 6% करीब करते हैं GDP में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन। अब इसको बढ़ाना है 8.5%, बट कैसे बढ़ेगा? अब आपके दिमाग में कोई स्कीम है, बता सकता है? अगर मान लो देखो टूरिज्म बड़ा फेमस है, अगर कोई बोल सकता है कि अगर एकदम से बोलनी पड़ेगी कि क्या सरकार कर रही है, कि एक दो बात बता दो कोई लिख के टूरिज्म को लेकर। हाँ जी, है किसी के दिमाग कुछ कि जिससे लगे कि हाँ बढ़ सकता है? और जैसे आजकल देखो आप टूरिज्म की हालत हिमाचल में, आजकल क्या है, मनाली, कसौल, शिमला वहीं घुसे पड़े सबके सब। कितना हार्नेस कर पाएंगे जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। तो और लिखा नई राय नई मंजिल, तो नई राय नई मंजिल क्या है? अगेन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म, उनको दिखा रहे नई नई जगह, बोझ कम पड़ेगा, सब एम्पावरमेंट हो जाएगा। इनक्रेडिबल इंडिया, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, सारे ये चीज़ें हैं। तो अब इसके लिए सरकार कर क्या रही है अभी इस टाइम, है ना? तो ऐसे आपको इस दिशा में तो बात करनी है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखो इंडस्ट्री, इनोवेशन धर्मशाला में जो समिट मीट हुई थी उसकी तरफ से बात कर सकते हैं आप, है ना। इनोवेशन के लिए क्या हो रही है चीज़ें, इंफ्रा डेवलपमेंट क्या होता है, MSME वगैरह क्या होता है। देखो 16% इंक्रीज इन पैसेंजर बसेस की बात करी, 30% इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट MSME। तो सारे डाटा मैं तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर सेगमेंट्स, तो क्या क्या इसके लिए चीज़ें हुई है। सेक्स रेशो भी कितना करना है, तो अभी 972 है, तो उसे करना है 980, मतलब कितनी हज़ार के पीछे कितने मेल के साथ फीमेल है ना। क्राइम अगेंस्ट वुमेन टू 50% फॉर करंट लेवल, तो जितना भी अभी है उससे कम करना है 25%। रिड्यूस द क्राइम अगेंस्ट SC STs, है ना। अब SC ST के लिए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का एक्ट है, उसको देख लो। पॉवर्टी अमंग SC पॉपुलेशन को और कम करना है। इंक्रीज रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LFRP। तो देखो ना ये कीवर्ड्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कीवर्ड्स है जो आपको मेंस में लिखने के काम आएंगे। और ये कीवर्ड्स आपको याद रहना चाहिए, याद, क्योंकि वहाँ पे आप ऐसे सोच, अगर मान लो ये लिखना है कि आपने गांव के लोगों को नौकरियां ज़्यादा देनी है, तो उसकी वजह क्या लिख लो आप, इंक्रीज रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बस दो, बोलने में कितना सही लग रहा है, कीवर्ड बन के अंडरलाइन कर दो। और क्राइम अगेंस्ट ST, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो ये सारी चीज़ें हैं। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़, तो स्मार्ट सिटी, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो CO2 वगैरह कम कर दो, सोलर विंड, ये सब कुछ, तो कंजप्शन सब चीज़ की आती है, जब बिजली पानी सब कैसे हम सही से कर पा रहे हैं इसको। क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज। अब देखो आपके सिलेबस में बायोडाइवर्सिटी है, समझो बात कहाँ से कहाँ बात है। तो क्लाइमेट चेंज हमारे सिलेबस में हिमाचल वाले पार्ट में है, बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। अब जहाँ पे भी चैलेंजेस एंड थ्रेट्स हो गए बायोडाइवर्सिटी को, वहीं पे ही कुछ ना कुछ हमारे पास एक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारा तरीका होना चाहिए उससे निपटने के लिए, उसे डील करने के लिए। तो अब यहाँ से जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो सरकार कर रही है, तो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकती है, ठीक है जी। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बना सकती है,
वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मेड फंक्शनल, क्लाइमेट रेजिलेंट लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी है ना। ब्यास एंड पार्वती का क्या कर दो, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दो, पीछे वहाँ बच्चे बह गए थे नदी में। जेंडर फोकस्ड अडॉप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। सेव द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉ जी, ये आप यहाँ लिख लोगे, मैंने बताया था आपको बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। तो क्या क्या कर रहे हैं, तो प्लांटेशन 48,000 करोड़ पे लगाना है, हेक्टेयर एरिया पे लगाना है। रिडक्शन इन सिल्ट्स लोड इन रिवर एंड स्ट्रीम्स, जो नीचे सिल्ट बिछी हुई है। तो सेव फॉरेस्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी, तो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है। जैसे 2 नेशनल पार्क एंड 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको भी देख लो कहाँ पे है, किधर है, क्या है इनकी हालत। तो 25% रिडक्शन इन वाइल्ड पोचिंग एंड ऑफेंसेस फ्रॉम द, अब देखो ना जैसा आजकल हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहती है, तो अब यही तो आंसर है बायोडाइवर्सिटी को लेकर। जैसे अभी मेरे को अभी याद आ रहा है, मैंने क्वेश्चन डाला बल्कि कि व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश एंड what steps and action plan has been set by government to deal with this problem। तो 20 नंबर क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से ऐसी चीज़ें उठ जाएगी। तो पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो किसको लेकर है ये, सभी को पीस मिले, जस्टिस मिले, लॉ वगैरह सब कुछ, और पार्टनरशिप फॉर ऑल। तो इंक्रीज रेशियो ऑफ द टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस, उसको पार्टनरशिप ऑल कब होगी, जब एक अमीर आदमी अपना जुडिशली अपना टैक्स पे करेगा, लोगों को बेनिफिट मिलेगा उसको, तो सबका साथ सबका विकास। तो ये सब चलता रहेगा। हाई क्वालिटी डाटा वगैरह सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है जी बात है। तो देखो एक एक लाइन तो मैं इसकी बता नहीं सकता था, तो जितना मेरे से जो आपको मैंने थोड़ा सा इसका ब्रॉड आइडिया बताया वो आपको पता लगना चाहिए, है ना। तो अब इसके बाद क्या है कि जो आपकी पढ़ने की जो अप्रोच है ना, थोड़ी सी वो चेंज होनी चाहिए। बस मेरा मकसद ये है कि मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको रटवाई दूंगा, पर आपकी जो तरीका है वो चेंज होना चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, एक तो पेपर 2 और पेपर 3 का आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे एचपीजी के वाला पूरा, और उसको आप याद ही कर लोगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो पिछले साल के पेपर उठा लो, उसमें देख लो कि कैसे कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात है जी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब देखो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जैसे अभी स्टेट गवर्नेंस का इंडेक्स था, उसमें हिमाचल की बड़ी अच्छी रैंकिंग रहती है। और अब देखो, अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है, जैसे मैंने बताया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, DPSP, ये सब जो भी हमारे ऊपर डायरेक्शन है, अगर उनको इफेक्टिवली हम लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं तो इसका मतलब है गवर्नेंस गुड है। और अगर तो उसके साथ लगाई जाए ई गवर्नेंस तो और बढ़िया हो जाती है। तो ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो अब देखो जी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर भी क्या है, इसके साथ ही में 18 फोकस सब्जेक्ट है, 45 इंडिकेटर्स है जिसके बेस के इसको बनाया जाता है। तो ये हर एक स्टेट अपना अपना करती है, हिमाचल अपना करती है। तो हिमाचल में आई थिंक वही प्लानिंग वाला जो डिपार्टमेंट होगा वही करेगा। तो अब इसमें क्या है, इनको थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या कर दिया, इनाम रख दिया। 50 लाख फर्स्ट को, 35 लाख सेकंड को, एंड 25 लाख दे दिया थर्ड को। तो इस साल वाली जो 20 वाली जो 3 डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने कोई इसमें डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में जो मिला है, बिलासपुर, मंडी एंड हमीरपुर, तो 3 डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्वेश्चन अब प्री के लिए आपको बताना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए, ऐसे क्वेश्चन प्री में आ जाता है। और अगर देखोगे आप यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले कौन आया, लास्ट अगर नीचे से देखोगे आप, लाहौल स्पीति, चंबा, इवन शिमला भी देखो जी। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 याद रहना रहे, पर 2 आपको याद रहनी चाहिए, और टॉप की आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट याद होनी चाहिए। और देखो जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, तो ये सारी डायरेक्शन को फॉलो करिए सरकार, गुड गवर्नेंस कर रही है और लोगों को वो इफ़ेक्टिव डिलीवरी मिल रही है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल हो रहा है उनका। और उसके बाद आगे जाके अपने आप ही क्या है, ईज़ ऑफ लिविंग। और ये कौन है, तो ये नीति आयोग इनिशिएटिव टू रिड्यूस द डॉक्यूमेंट ऑफ ईज़ ऑफ लिविंग, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल, देखो ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्रॉट आउट द डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ लिविंग। उधर नेशनल लेवल पे नीति आयोग है और स्टेट लेवल पे कौन है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करके लाता है, इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ लिविंग। अब क्या हाईलाइट करता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट थ्रू द इम्प्रूविंग द गवर्नेंस। देखो, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूविंग गवर्नेंस, बेटर हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज एंड टू द जनरल पब्लिक। तो अगर ये सारी चीज़ें मिल पा रही है तो इसका मतलब है हमारी जो ज़िंदगी है वो ईजी में जा रही है, बढ़िया जा रही है जी। और तो इसमें क्या है, ईज़ ऑफ लिविंग में या डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस, इनमें क्या है कि खुशी की बात है कि हिमाचल हमेशा अच्छी कंडीशन में रहता है। तो हिमाचल हो गया, केरला हो गया, एक दो स्टेट कुछ और हो गई, तो इनकी हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो इस लेवल पे क्या है, हम लीडिंग वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। अब इसके इंडिकेटर देख लो और इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज का नतीजा है। और देखो, तो अब लोगों को क्या मिलता है, सर्विसेज। तो अगर आप देखोगे पिछले साल और जो क्वेश्चन है ना, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसमें, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि सरकार ने इफेक्टिव डिलीवरी के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएगा आपको इसमें से, उस आंसर का जवाब। और उसके बाद सरकार की बहुत सारी स्कीम्स। अब स्कीम आप कहीं से स्टार्ट कर लो। और देखो, अभी हम इसको मान लो नहीं, हम इसकी बात ना करके भी फिलहाल ये समझिए कि लास्ट ईयर क्वेश्चन है कि इनिशिएटिव टेकन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्विसेज होती क्या है। देखो ना, अगर आपका इंट्रोडक्शन देखोगे ना, आपको यहीं से ही है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट फॉर द इम्प्रूविंग द गुड गवर्नेंस, बेटर हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी और अदर क्वालिटी सर्विसेज। तो ऐसा करके आपने लिख लिया इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखोगे आप क्या क्या सरकार कर रही है। तो अब देखो, सर्विसेज में क्या आएगी, सरकार के जो तरीके हैं आज की डेट। अब दो पार्ट में जब बांट लिया आपने, एक पार्ट दिया फिजिकल लेवल पे सर्विस दे रही है, दूसरा ई गवर्नेंस के लेवल पे दे रही है ना। एक गवर्नेंस सिंपल गवर्नेंस और एक ई गवर्नेंस के ऊपर। तो सिंपल गवर्नेंस में क्या हो सकता है कि सर्विसेज देने के लिए, जैसे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, पीडीएस सिस्टम हो गया, और हेल्थ की होगी, एजुकेशन की हो गई, ये होगी नॉर्मल लेवल पे जो चलती रहती है। उसके बाद ई गवर्नेंस वाली लिख लो कुछ, और उसमें क्या है कि जैसे हिमस्वान क्या करता है, लोकमित्र क्या करता है ना, और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल वाली सर्विसेज क्या है। तो इस तरह से एक कैटेगरी आपने ये बना दी। और अब उसमें से देखो कुछ चीज़, अब यहाँ से आप फोकस्ड सेक्टर इनिशिएटिव्स इधर देख लो, हेल्थ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर, तो हिमाचल हेल्थ केयर सर्विस हो गई, और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, स्वास्थ्य में सहयोग योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सक कोष, मुख्यमंत्री निरोग योजना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ये भी हो गई, न्यूबॉर्न केयर कंसर्न, टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत होता है, सुगम्य मतलब सुगम्य होता है एक्सेसिबल इंडिया, सुगम्य जाना कि आपकी ये किसके लिए होगा, ज़्यादातर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं कि वो कितना इजीली, जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कितना इजीली वो एक्सेस कर पा रहे हैं। अब देखो, ये इतने कीवर्ड अगर आपको याद हो गया ना, बहुत है। अब रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो सर्विस का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन मिल रही है। सर्विस का मतलब कुछ भी है। अगर आपने एचएस का फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को भरने के लिए आपको बस पकड़ के शिमला जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सर्विस अच्छी नहीं है। अब वो भी सर्विस है कि आप इजीली अपना एचएस का फॉर्म भर रहे हो, आप इजीली अपना फ़ोन का बिल भुगतान कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, तो ये सारी सर्विसेज में आती है, ठीक है ना। तो अब हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे जो घर वाले लोग होते हैं उनको कई बारी अपने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कभी उनको किसी खेत का चाहिए, कभी उनको घर की इंश्योरेंस करानी है तो उस घर के कागज़ चाहिए उसको इजीली, तो उनको कितनी आसानी से ये चीज़ें मिलती है। अब आज से कुछ साल पहले देखना कि अगर आपको अपना आधार कुछ भी पटवारी के ऑफिस में जाके अगर वहाँ से निकालना होगा, जो लैंड के जो पेपर्स होते थे, तो उसके लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी। आज की डेट से क्या है, एकदम से ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो ये रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स,
और ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जमाबंदी जो होता है, ऑनलाइन रजिस्टरिंग डेट, ई स्टैंपिंग सिस्टम, ई सर्टिफिकेट, ये सब कुछ है। पावर सेक्टर में ऑनलाइन पोर्टल है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर है, रिडक्शन इन टाइम फ्रेम, कंज्यूमर कंप्लेंट। तो पावर सेक्टर में आपको बिल वगैरह जो भी करना ईजी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या है, पेइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज एंड टैक्सीज, कैशलेस ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, चेक पोस्ट सोल्यूशन फॉर व्हीकल्स, ई चालान, नो हॉकिंग कैंपेन की हॉर्न नहीं करना, है ना, ये सारे, है ना। इंस्टॉलेशन ऑफ रोप बेस बना दिए। पब्लिक वर्क इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर, मोबाइल ऐप फॉर रिड्रेसल पब्लिक ग्रीवेंसेस। अब पब्लिक ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए मोबाइल पे ही है। उसके बाद फिर जनमंच योजना है सरकार की, संकल्प हेल्पलाइन है। टूरिज्म सेक्टर के लिए नई राह, नई मंजिल होगी, है ना। जो अब देखो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी डेस्टिनेशन है यहाँ पे, यहीं पे लिख लो आपको। ये आपके ना नोट्स बनने चाहिए आपको, जब आप पेपर के लिए जाओगे तो जल्दी जल्दी देख लो इन चीज़ों को। एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या देखो, जैसे क्या है, मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय विद्या केंद्र योजना, मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय हो गया। अटल टिंकरिंग लैब क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, अंदर एक लैब पड़ी होगी, उसमें कंप्यूटर, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ होगी, तो वो अंदर उसके साथ खेलते रह गए और कुछ सीखते रह गए। तो ये सारा पढ़ना है आपने, मैं सारा तो नहीं कर पा रहा हूँ। फूड एंड सिविल सप्लाई में देख लो आप, ग्रीन सुविधा योजना, फॉरेस्ट सोशल सिक्योरिटी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, है ना, विद्यार्थी वन मित्र योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, वन समृद्धि जल समृद्धि योजना। तो ये फॉरेस्ट के लिए हो गया सारी, है ना। फॉरेस्ट वाला आपको सिलेबस में पार्ट है, और फॉरेस्ट के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है सरकार क्या कर रही है। और वुमेन पुलिस स्टेशन, अब देखो मैंने बताया क्राइम भी है आपके सिलेबस में, और साथ में ग्रीवेंस रिड्रेसल भी यही आ गया। वुमेन विजिलेंस कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जेल वत्रा, है ना, ये सारा आ गई। प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में। रूरल डेवलपमेंट सेक्टर्स एंड पंचायती राज, मोक्षधाम, ये भी आज वो बनता है जलाने के लिए। जन अधिकार पुस्तिका एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द पारिवारिक रजिस्टर्ड एंड इशुएंस ऑफ ऑनलाइन पटवारी नकल। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका चैप्टर ख़त्म। तो ये क्या है कि देखो, इसकी वैसे तो मैंने जैसे पहले बता रहा था, इसकी डायरेक्ट वैल्यू ना हो कि इसकी इनडायरेक्टली बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और इसके मैंने इसमें क्या है कि बने बने आंसर है इसमें। तो चाहे चिल्ड्रन है, चाहे पोवर्टी है, चाहे हंगर है, चाहे गवर्नेंस है, चाहे गुड गवर्नेंस है, पब्लिक डिलीवरी हो गई, और इसमें से कोई भी ऐसा एरिया नहीं है गवर्नेंस का जिसमें से इसके लिए यहाँ से आपको पॉइंट नहीं मिलेगा एक ही चैप्टर में से। तो अच्छी पता नहीं सारी स्कीम है। यह है जी इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंस। अब ये बैंकिंग सेक्टर को लेकर है जी। एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अब इसमें भी सेम है। अब देखो, जो बैंक है ना, कमर्शियल बैंक्स और आरआरबी भी है इसके अंदर, कमर्शियल बैंक में ही आता है, वैसे देख लेना आप, जो हिमाचल के हिसाब से है। प्राइवेट बैंक्स भी है, नबार्ड, ये सब बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये बैंक्स करते क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इनका है कि जो बैंक की हिमाचल के अंदर कितने लेवल पर ये इनकी वो रखी है, एक्सेस है यहाँ पे, या कितनी फिजिकल लेवल पर बैंक्स हैं यहाँ पे, और जितनी लोगों तक ये पहुँचेगा उसको क्या बोलेगा हम, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कितने लोगों तक यहाँ पे रीच है, वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। देखो, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उससे पहले बहुत कम लोग जुड़े थे बैंक के साथ, और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद लोग ज़्यादा जुड़ गया। फिर सरकार को स्कीमें जैसे जन धन योजना स्कीम अकाउंट खुलवा दिए। तो आज की डेट से हम बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है जी। अब देखो, अब इसके बाद अगर आप देखोगे पीछे जो हमने पढ़ा था, चाहे एजुकेशन है,
चाहे पॉवर्टी है, चाहे हेल्थ है, चाहे सर्विसेज डिलीवरी है, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। अब आज की डेट से क्या है कि अगर सरकार कुछ देना चाहती है ना हम लोगों को, तो अब देखो इधर से गवर्नमेंट कुछ दे रही है और लोगों तक वो पहुंचना है, तो वो किससे पहुंचेगा? बैंक के द्वारा। और बैंक एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें ईजी हो जाता है चलना वहाँ पे। तो अब देखो जिसका आज की डेट से बैंक में अकाउंट नहीं है उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है उसने, उसके घर में सिलेंडर आना है ना, वो सारी सब्सिडी आनी है, तो सारा जो कनेक्टिविटी है वो किसके साथ है? बैंक के साथ। तो इसलिए इस पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा हेल्दी क्या बनाता है? जैम ट्रिनिटी। तो ये बोलता है जैम ट्रिनिटी, ये क्वेश्चन में से पूछा भी एक बार जैम ट्रिनिटी वाला। तो जैम ट्रिनिटी का मतलब क्या है? जनधन योजना, आधार कार्ड एंड मोबाइल। अब जिसके पास ये 3 चीज़ें नहीं होगी, जनधन योजना, आधार कार्ड एंड मोबाइल, वो सिंपली क्या हो जाएगा? बैंक से हट जाएगा। वो बैंक के साथ उसका लिंक नहीं रहेगा। अब बैंक के साथ नहीं रहेगा तो पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो उस तक कुछ ही पहुंचेगी, बहुत कम पहुंचेगी उस तक। तो तीनों चीज़ों का होना क्या है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मस्ट बी एसोसिएटेड विद जैम ट्रिनिटी। अब ये जो जैम ट्रिनिटी है ये आगे जाके कहाँ तक लेकर जाएगी मैं? इट हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस में क्या है? इंक्लूजन, और साथ में क्या आ जाएगी? इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये अब नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारी जो स्कीम्स है सरकार की, खासकर एग्रीकल्चर के लिए, खासकर जो रूरल एरिया के लिए जो स्कीम्स है या ट्राइबल एरिया के लिए जो स्कीम है वो ज़्यादातर बैंक के द्वारा चलती है, वो चलती है नबार्ड के द्वारा। तो नबार्ड बहुत बड़े लेवल पे काम करता है इन चीज़ के लिए। तो सरकार की स्कीमें जितनी भी है वो ज़्यादातर किसके द्वारा चल रही है? नबार्ड के द्वारा और अदर बैंक के द्वारा। तो इसलिए भी आपने उस तरफ से पढ़ना है इसको। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, स्कीम हो गई, सर्विस डिलीवरी हो गई, और जनधन जो ये जैम ट्रिनिटी हो गया, ये सारा आपस में इकट्ठे करके पढ़ना है आपने। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो अब ये जो बैंक्स हैं, अब इन बैंक्स के ऊपर क्या है कि खासकर जैसे हिमाचल स्टेट या जो कोई भी और भी स्टेट हो, तो जिसमें अब एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो इनको जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, उनको कोई लोन नहीं देता, क्योंकि उनको बैंक्स को लगता है कि इनको जो लोन अगर देगा तो लोन मर जाएगा। अब मान लो कोई वुमेन है, उसकी अपनी खुद की जॉब नहीं है, तो अब बैंक ना इतना ज़्यादा नहीं देने की कोशिश करेगी, या तो कोई गरीब आदमी और है उसको भी सरकार नहीं देगी लोन। तो इस तरह, और या तो कोई बोल रहा है कि मेरे पास मुझे एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, उसको नहीं देगी। अब एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि बैंक के पास जाके मैंने इतने ज़्यादा खेत में वो गेहूँ उगाना है, उसके लिए मुझे लोन दे दो, तो सरकार नहीं देगी, बिजनेस के लिए लोन देगी। तो अब हमारी जो सरकार है उसने 7 एरिया नेशनल लेवल पर 7 एरिया ऐसे फाइंड आउट किया है जिनको प्रायोरिटी सेक्टर बोला गया है, कि जहाँ पे लोन देना थोड़ा रिलेक्टेंसी शो करते हैं बैंक्स, तो उन बैंक के ऊपर एक कंपल्शन लगा दी है कि आपने अपने पूरे लोन का करीब 40% किसको देना है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है। और उस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में सबसे टॉप में किसको रखा गया है? एग्रीकल्चर को। तो अब अगर ये बैंक्स अगर इन बैंकों को खुला छोड़ दिया जाए कि आपने अपनी मर्जी से ही लोन देना है, सारा लोन आपने जिधर देना है उधर ही देना है, तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर वाले हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कोई देता नहीं है, तो उनको लोन मिलेगा ही नहीं। तो एक काम ये प्रायोरिटी सेक्टर। अब प्रायोरिटी सेक्टर इसलिए भी है, हिमाचल क्या है कि 95% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, एसटी पॉपुलेशन भी रहती है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए क्या है, और ज़्यादातर जो लोग हैं, अराउंड 60% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है उनकी।
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग का जो रोल है वो ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है जी? तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब उसके बाद कुछ बैंक्स है आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लीडिंग बैंक, सबसे बड़ा बैंक हो गया है ना। जैसे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, जोगिंदरनगर कोऑपरेटिव बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक है। और देखो जो कोऑपरेटिव बैंक है ना वो कैसे काम करेंगे। अब जो कोऑपरेटिव बैंक है ना वो वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ एक कोऑपरेशन में काम करेगा। जैसे किसी को अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड के ऊपर लोन लेना है ना, तो ऐसी जैसे तो ना कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे वर्क करता है ये। अब जो आरआरबी होगा, रीजनल रूरल बैंक, वैसे ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये भी ज़्यादातर नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करने की कोशिश करता है ना। आरआरबी थोड़ा सा इंटरेस्ट पे चलो कर रहेगा काम। अब जो आरआरबी बैंक होता है इसमें क्या होता है, 3 का शेयर होता है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक, 3 का शेयर होता है। तो अब हिमाचल के जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, उनका जो स्पॉन्सर्ड है हिमाचल है पीएनबी है, पीएनबी। तो ये देख लेना, शायद 35% शेयर इसका होता है स्पॉन्सर्ड का, 50 इसका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 15% इसका स्टेट का होता है। तो हिमाचल के अंदर जितने भी आरआरबी है वो सारे पीएनबी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो ये भी काम करता है, कोऑपरेटिव काम करता है और कमर्शियल भी है हिमाचल में और प्राइवेट बैंक्स भी है। ठीक है जी। और दूसरा ये कि हिमाचल में जो बैंकिंग जो सर्विसेज है, एक ब्रांच करीब 3000 लोगों के लिए है, जो कि नेशनल लेवल पर कितनी है, 11000 लोगों के लिए। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो लोगों के लिए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन जो ईजी हो जाता है, तो इस वजह से भी है कि वहाँ पे बैंक की जो ब्रांचेज है वो ज़्यादा है और लोग कम हैं। तो अब इन बातों को आपने समझना है। तो इसका किस तरह से लिंक देखना है आपने, एक तो बैंकिंग सिस्टम खुद, कि बैंकिंग सिस्टम खुद है क्या चीज़ है हिमाचल का, पहला। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीसरा जो बैंकिंग सेक्टर है उसका रोल इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी में और इनडायरेक्टली गवर्नेंस में, और बैंकिंग का रोल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन हिमाचल प्रदेश, वो भी देखना है आपने, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो विलेज एंड ट्राइबल एरिया है, उस विलेज एंड ट्राइबल एरिया में जो आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स और खासकर नबार्ड जो बैंक है उसका क्या रोल है। तो अब देखो, जो ये आरआरबी बैंक होता है ना, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक होता है, इनमें शेयर तो होता है इनका सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक, बट इनको रेगुलेट करता है आरआरबी। तो याद रखना, इसमें आरआरबी का शेयर नहीं होता, रेगुलेट करता है आरआरबी, और इसमें आरआरबी नहीं, ये नबार्ड, और इसमें शेयर होता है इन बैंक्स का। ठीक है जी। तो इस एंगल से आपने इसको समझना है। तो मैंने क्या बताया आपको, एक तो इसकी फिजिकल लेवल पर इनकी क्या ब्रांचेज है, कितना किस लेवल पर तक पेनिट्रेट हो रखा है बैंकिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे लेवल पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, और तीसरे में सर्विसेज डिलीवरी में क्या काम कर रहा है, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए क्या काम कर रहा है, और नबार्ड क्या कर रहा है बेसिकली इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड ट्राइबल एरिया। देखो जी, तो एक तो है लीड बैंक। अब लीड बैंक मतलब पता क्या है यहाँ पे ना, मतलब रीजन वाइज इस एरिया का एक लीड बैंक बना दिया, इस एरिया का लीड बैंक बना दिया। मतलब अब वो लीड बैंक क्या करेगा, जैसे बाकी बैंकों के साथ बातचीत करना, कुछ बड़े लेवल पर कुछ प्लान प्रोग्राम करना, तो उसके लिए लीड बैंक वाला कंसेप्ट है। तो हिमाचल में 3 लीड बैंक है, पीएनबी, यूको बैंक एंड एसबीआई। तो अब वैसे तो अभी तक कभी पूछा नहीं ऐसा क्वेश्चन कि पीएनबी कहाँ का लीड बैंक है, यूको बैंक कहाँ का है। तो आप अपनी मतलब इसके लिए कन्वीनियंस के लिए आप पढ़ भी सकते हो उसको, मतलब याद भी रख सकते हो। पीएनबी हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू एंड मंडी, ऊना में, और यूको बैंक बिलासपुर, शिमला, सोलन में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्योंकि देखो मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है याद करना, तो मैं तो इसमें ये 3 बैंक याद रखने की, जिसको जो लगता है कि थोड़े रट्टे मारने में कमज़ोर है तो वो अपने हिसाब से इसको, ये तो पता सबको होना चाहिए कि 3 बैंक है, आगे वाला फिर नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूको इज़ कन्वीनर बैंक ऑफ द स्टेट लेवल बैंकर कमेटी।
तो जो स्टेट लेवल की जो बड़ी कमेटी होती है बैंक्स की, उसका जो लीड बैंक है, बैंकों का भी बैंक मतलब ऐसा नहीं कि वो सारे उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, अगर उसको एक इस कन्वीनर बना रखा है, मतलब वो उनको एक ऑर्गेनाइजर टाइप बना रखा है, तो ये भी क्वेश्चन के लिए बन सकता है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, जो यूको बैंक है, वो क्या है, कन्वीनर बैंक ऑफ द स्टेट लेवल बैंक कमेटी। तो जो स्टेट लेवल के जो बैंक है हमारे, उनका सबका ये कन्वीनर है। तो अब इसमें कुछ डाटा दे रखा है, तो ये आप मेन देखो, द स्टेट हैज़ नेटवर्क ऑफ, ये कुछ नहीं याद रखना, 2195 बैंक है, मतलब मोटा आइडिया होना चाहिए कि 2000 के करीब पास ब्रांचेस है। 70% ब्रांचेज इन रूरल एरियाज। अब 70% ब्रांचेज इन रूरल एरियाज, आरबीआई की देखो ना, रूरल और अर्बन को बांटने का तरीका अलग अलग है। अब सेंसस अलग तरीके से बांटता है रूरल अर्बन को, और पंचायती राज सिस्टम अलग से बांटता है, आरबीआई अलग से बांटता है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है कि किस तरह से कौन सा गांव वाला एरिया है, कौन सा ये वाला है। तो आरबीआई के लिए तो क्या है, हिमाचल पूरा गांव है, सिर्फ एक शिमला, जो शिमला एरिया है, शिमला वाला जो सिटी वाला एरिया है, वही उसके लिए वो है अर्बन एरिया है, बाकी सारा विलेज है। तो 75% जो ब्रांचेस आर इन रूरल एरिया। तो यहाँ पे याद रखना, आपको लगेगा कि अपने गांव में तो है ही नहीं है, ऐसा कैसा 75% हो गया। तो आरबीआई के हिसाब से क्या है, पूरा हिमाचल ही उसके लिए क्या है, विलेज लेवल पे है, क्योंकि उनका कुछ और क्राइटेरिया है, उसको हम डिटेल में नहीं करना। और सिर्फ शिमला उसके लिए क्या है, अर्बन एरिया आता है, तो बाकी नहीं आता। तो बैंक्स हैव 5 न्यू ब्रांचेज है। तो ऐसे ये छोटे छोटे फैक्ट्स आप स्किप कर सकते हो। हाँ, जब आप पेपर के लिए जाओगे ना, एक बारी रीडिंग मार देना, ऐसे फैक्ट कभी आ गए तो ठीक है, वैसे पूछते नहीं ना। तो एट प्रेजेंट 1000 करीब रूरल एरियाज़ में है, 396 सेमी अर्बन एरियाज़ में है। तो अब रूरल के साथ साथ कुछ सेमी अर्बन एरिया है। तो शिमला इज़ द ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट क्लासिफाइड बाय द आरबीआई। अब नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांचेस, तो इसमें भी बन सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा मतलब कि क्या है हमारे यहाँ पे। तो एक ब्रांच देखो, जैसे मैंने अभी बताया, आपको थोड़ा सा आइडिया था कि 3000 के लिए है और 11000 के लिए नेशनल लेवल पर। तो इतना आइडिया होना चाहिए आपको। तो एक ब्रांच 3000 लोगों, 3129 लोग के लिए, और नेशनल लेवल पर 11000 है। तो इसका मतलब है नेशनल लेवल से हम बहुत बढ़िया स्थिति में है। और पब्लिक सेक्टर बैंक इन द स्टेट, सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेस है वो पब्लिक सेक्टर की ब्रांचेस है। तो ये ब्रांचेस ना याद आती कोई बात नहीं, बट 53%, तो जो 53% नेटवर्क है वो पब्लिक सेक्टर वालों का है। और पीएनबी, अब याद रखना, पीएनबी हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क। तो पीएनबी की 372 और एसबीआई की 324। तो ये भी प्रीवी के लिए बन सकता है क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा बैंक किसके यहाँ पे, ब्रांचेस किसकी है, पीएनबी की। उसके बाद यूको बैंक की 173 ब्रांचेस है। और प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी टॉप में आता है, फिर आईसीआईसीआई बैंक आएगा, और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, और आरआरबी। अब आरआरबी का स्पॉन्सर्ड कौन है हिमाचल में, तो याद रखना आरआरबी का स्पॉन्सर्ड कौन है, पीएनबी। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है, और साथ में कौन है, पीएनबी। और कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स भी है। कोऑपरेटिव, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 217 ब्रांचेस है, और साथ में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी है, इनके भी है कुछ ब्रांचेस। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बन सकता है क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस कहाँ पे है, कांगड़ा में, और उसके बाद सबसे लिस्ट कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। तो कांगड़ा लाहौल स्पीति में। और बैंक्स हैव डिप्लॉयड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स नोन एज बैंक मित्रा। तो ये ना, ये चीज़ याद रखना। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात भी हो रही है इसमें डायरेक्टली। तो जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं बन सकती, मतलब दीवारों वाली ब्रांच नहीं बन सकती, एक किसी घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर नहीं बन सकती, तो वहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, तो जहाँ पे नहीं बन सकती तो वहाँ पे क्या कर दिया, कुछ होता है ना कॉरेस्पोंडेंट टाइप होते हैं कि जो लोगों को गाइड करे कि अपनी इस तरह से अकाउंट खुलवाना, इस तरह ये करना है, तो उसको क्या बोल दिया, बैंक मित्र। बैंक मित्र वाली जो स्कीम है, इन सब सर्विसेज एरिया प्रोवाइडेड द बैंकिंग सर्विसेज टू फार फ्लंग एरियाज वेयर ब्रिक्स एंड मोटार ब्रांचेस। ब्रिक्स एंड मोटार मतलब दीवारों की और उसकी सीमेंट की नहीं बनी होगी, तो वहाँ पे ये करता है। तो ये सारे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैंकिंग की क्या स्थिति है कंट्री के अंदर। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस में, प्री में तो मैंने बता दिया कुछ आ सकता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नबार्ड का जो ऑफिस कहाँ पे है, शिमला में। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट के अंदर जो बैंक है, वहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये है जी। अब देखिए, फ्लो ऑफ क्रेडिट इन
ऑल प्रायोरिटी एंड अदर एरियाज। तो जो प्रायोरिटी एरिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टारगेट दे रखे हैं 7 टारगेट कि इनको ज़्यादा लोन देना है, तो उनमें से हिमाचल ने 5 एरिया अचीव कर लिया है। तो हिमाचल के अंदर अच्छी कंडीशन है, इसका मतलब है कि जो 5 प्रायोरिटी एरिया जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इनको मिलना चाहिए, तो वो सरकार ने अचीव कर लिया है बैंकिंग सिस्टम ने। तो लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर 1, वीकर सेक्शन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडिंग टू वुमेन, माइक्रो इंटरप्राइजेस, तो ये 5 अचीव हो चुके हैं। तो इस टाइम क्या स्थिति है हिमाचल में, जो कि आपको यहाँ दिखेगी, ये देखो जी। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस नेशनल लेवल पे 40% है, हिमाचल का 56% है। ये ज़रूरी है इतना, तो हिमाचल इसमें ऊपर कर लिया है, जो रखा हुआ था टारगेट उससे ऊपर चला गया है। और एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर में 17 नेशनल, यहाँ हम थोड़ा हमने अचीव नहीं किया अभी, देखो अच्छी एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा भी नहीं है, तो इसमें हमने नहीं अचीव किया। 18 है, थोड़ा सा रह गया है 17.06, आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा। और एडवांस टू स्मॉल एंड मार्जिनल, तो इसमें 8 था, यहाँ 12 हो गया। वीकर सेक्शन 10 था, यहाँ 36 हो गया। वुमेन 5 था, 10 हो गया। और CD रेशो थ्रोट, ये देखना पड़ेगा इससे क्या मतलब होता है। तो एडवांस इन DRI स्कीम, MSME एडवांस, SC ST, तो इनमें से तो अगर इन सबको देखेंगे, जो 7 एरिया थे उनमें से 5 एरिया को हमने अचीव कर लिया है। तो ये भी, अब देखो, अब अगर इसको देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये तो गया सारा ही फाइनेंशियल इंक्लूजन एट फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल पर हमारे पास ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो ऊपर पढ़ा था हमने। तो अब देखो इसके लिए पॉइंट सीधे सीधे बनेंगे ऊपर, सब सारे पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो जी इनिशिएटिव्स, अब ये तो हो गया फिजिकल लेवल पर। अब सरकार ऐसे क्या काम कर रही है कि जो लोगों तक पहुँचे हो, लोग उस तक जुड़ जाए। अब बैंक ब्रांच खोल दी, ये ब्रांच वो ब्रांच, इतने PNB की इतना हमने कन्वीनर बैंक बना दिया, ये बना दिया वो बना दिया। तो उसका बेनिफिट तब होगा जब लोगों उससे डायरेक्टली डील करना स्टार्ट करेंगे। तो अब उसके लिए क्या है, जैसे एक तो आप शुरू से जैसे मैंने बताया को, इसमें तो सिर्फ जनधन योजना की बात करी है, तो आप क्या लिखो इसकी जगह, JAM Trinity, तीनों कर दो इसमें, जनधन योजना, मोबाइल एंड आधार, जनधन योजना, मोबाइल एंड आधार। तो अब उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करंट स्टेटस इन हिमाचल प्रदेश। अब लोगों के साथ जो लोग जुड़े हैं यहाँ पे बैंकों के साथ, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम, अब उसमें क्या है 16 लाख अकाउंट खुले हुए हैं, तो जिनमें से 13 लाख कहाँ खुले हुए हैं, रूरल एरिया में, और करीब 2 लाख खुले हैं किसमें, अर्बन एरिया में। और स्टेट बैंक है इशूड रुपया क्रेडिट कार्ड, अगर आपने देखो ना रुपया डेबिट कार्ड, जैसे जिसके पास होगा अपना जो लोकल होता है, जैसे होता ना वीज़ा कार्ड या कार्डो कार्ड, तो उसमें रुपए जो कार्ड है वो सरकार का है, और आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर, तो ये पूरा बन गया JAM। यूनिवर्सल एंड सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब देखो ये स्कीम है ना बहुत बड़ी पूछ जाती है। अब जिनके पास जनधन योजना का अकाउंट है वो 3 सर्विसेज और ले सकते हैं सरकार की। देखो सरकार लेके तो आती है स्कीम में, पर जनता उसको कितना यूज़ करती है, कितना उसके साथ फ्रेंडली है, वो तो कम ही रहता है। बट हमें अपने पेपर के हिसाब से सबसे जाननी है ये। तो और जैसे अब जनधन योजना आ गई, तो उसके साथ क्या कि उस बैंक के साथ अटैच करके कि 3 स्कीमें हैं सरकार की। तो एक तो है माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम, तो ये सेंट्रल की स्कीम है और हिमाचल में लागू हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल डेथ किसी की अगर हो जाए और या डिसेबिलिटी हो जाए, देखो सुरक्षा बीमा योजना, तो सुरक्षा एक्सीडेंट से। अब सुरक्षा बीमा योजना के अंदर एक्सीडेंट तो देखो सबको सेव करना है, 18 से लेकर 70 एज ग्रुप वाले लोग क्या कर सकता है, ये इंश्योरेंस स्कीम ले सकता है। अब उनको मंथली कितना प्रीमियम देना है, सिर्फ साल का 12 रुपये, मतलब साल का महीने का 1 रुपये हुआ, तो 12 रुपये प्रीमियम दे के 18 से 70 एज वाला इंसान अपने आप को सिक्योर कर देता है कि अगर उससे कहीं एक्सीडेंटल कोई डेथ हो जाए या उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो डेथ में उसके घर वालों को 2 लाख मिलेंगे, डिसेबिलिटी में उसको 1 लाख मिलेंगे। तो ये उन्हीं को है जो अकाउंट जिनका है
तो अदरवाइज तो बनेगी नहीं बात। तो अभी पूछते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि इसकी एज कितनी है, इसमें प्रीमियम कितना है ना। तो एज 18 से 70 रखा हुआ है। तो एक्सीडेंटल डेथ में क्या है कि बुढ़े आदमी को भी दे देते हैं। बट अगली देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब इसमें क्या है, किसी भी वजह से डेथ, नेचुरल डेथ भी हो सकती है या एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो किसी भी वजह से डेथ है तो इसमें एज कर दी 18 से 50, क्योंकि 50 से ऊपर तो मरने के चांसेस वैसे बढ़ जाते हैं। चलो एक्सीडेंट में तो मान लिया कि एक्सीडेंट हो गया तो अलग बात है। अब इस केस में क्या है, नेचुरल डेथ हो सकती है 50 से ऊपर कभी भी। तो यहाँ सरकार ने चालाकी से कम कर दिया एज, और इसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इसका जो प्रीमियम है 330 है। तो ये 2-3 जो बुलेट बोल्ड के जो पॉइंट है वो जानने हैं आपने। उसके बाद है माइक्रो पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना। तो ये 2 इंश्योरेंस हो गई और ये हो गई पेंशन स्कीम। अब इस पेंशन स्कीम के अंदर क्या है कि मिनिमम 1000 रुपये है और उसके ऊपर कितनी है, 5000 तक क्या है। तो अब देखो, जितनी अगर मैं 1000 रुपये उसके अंदर रखता हूँ उतने ही सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, और उतने नहीं 50%, 50% उसका 1000 का 500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, और उधर 500 रुपये कौन रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। तो अब ये अब देखो, एक तरफ मैं पैसे ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, और एक तरफ कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर रही है। बट करना कितने टाइम के लिए, 20 साल के लिए। 20 साल के लिए करना है, क्योंकि 20 साल से कम तो नहीं होगा। तो अगर अब 20 साल के लिए करना है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एज होगी वो 18 से 40 ही होगी। 18 से 40 होगी इसकी एज, 18 से 40। अब 40 क्यों, क्योंकि आगे 20 साल अगर पूरी करेगा ये तो कितनी मिलेगी, 60 साल। 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलनी भी है। तो ये अपनी पेंशन सेव कर रहा है। जितना मैं पैसे रखता जाऊंगा 20 साल तक, और जब भी मैं 60 साल का पूरा हो जाऊंगा तो पैसे मेरे को मिलने लग जाएंगे। तो मिनिमम कितने, 20 साल, जहाँ तो कुछ और भी हो सकता है। अब जिस इंसान ने 18 साल में ये स्कीम ले ली उसकी पेंशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसने 20 साल में लिया उसकी थोड़ी उससे ज़्यादा हो जाएगी, जिसने 40 साल में ली उससे उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसी को 18 साल वाली, फिर 20 की, सिर्फ 40 वाले की। तो इसमें ना एज ऐसे समझ कर याद करना है आपने, वैसे रट्टा ना मारना। तो इसमें एज 18 से 40, 20 साल मिनिमम, और उसके बाद उसको 18 साल जो उसकी एज हो जाएगी तब उसको मिलने लग जाएगी पैसे। अब इसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। और मिनिमम अगर देना ही पड़ता 1000 रुपये, अगर किसी ने कमी ली होगी, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ 2000 रुपये देती है अपनी तरफ से। तो तीनों इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है कि अगर किसी को छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग ऑफ द रीफाइनेंसिंग ऑफ द माइक्रो इंटरप्राइजेस सेक्टर बाय सपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या कहते हैं, जो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको इस योजना के अंदर बैंक से लोन मिल जाएगा। और वो लोन किसको बंटेगा गए, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने छोटे छोटे बिजनेस अपने स्टार्ट करना है। तो एक स्कीम और है यहाँ पे, स्टैंड अप स्टार्टअप स्कीम। ये तो आपने वैसे ही पढ़ोगे आगे जाके। अब स्टैंडर्ड स्टार्टअप वैसे सबके लिए है, बट इसमें एक कंडीशन पक्की है कि एक बैंक में से एक विमेन, एक SC और एक ST होना ही होना चाहिए। और इस स्टार्टअप के लिए जिसने अपना बिजनेस अभी भी स्टार्ट करना ही है। और उसमें क्या है, लोन कितना मिलेगा, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। और ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज, जो थोड़े ग्रीन इंटरप्राइज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पोल्यूशन कम होगा, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। सरकार ने ऐसे बड़े सारे प्रोग्राम चलाया, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोल रखा है। और बिजनेस वॉल्यूम बैंक, इसको छोड़ दो, यहाँ तक कर लो। तो अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हिमाचल के अंदर किस स्थिति पे है, सही स्थिति पे, गलत स्थिति पे है, तो सही भी दिख रहा है हमें। और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस कंसर्न को लेकर, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, तो ये आपका पूरा आंसर इसमें कवर्ड है। ठीक है, बैंकिंग को लेकर पूरा हिमाचल का, तो ये सारे आपको। अब उसके बाद है बैंकिंग वॉल्यूम क्या है हिमाचल के अंदर। इसमें देखो सबसे ज़्यादा क्या है, 65% पब्लिक सेक्टर बैंक, लार्जेस्ट मार्केट शेयर 65% किसका है। देखो डिपॉजिट ऑफ बैंक हैव ग्रोन एट एवरी ईयर
ग्रोथ 13.19%। तो जितने साल पहले पिछले साल लोगों ने डिपॉजिट किया था उसका 13% और बढ़ गया। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का सबसे ज़्यादा शेयर है इसमें 55%, 65। ये क्वेश्चन देखो ना, एचएस में ये क्वेश्चन ना आज से 3-4 साल पहले 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन ये। इसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है? अब वो क्या करेगा, कई बारी इसको तो हटा देगा बाहर, पब्लिक सेक्टर बैंक को या रखेगा ही नहीं, या रख भी देगा। अगर देखोगे पिछला क्वेश्चन जो आपको बुक दिया उसमें देखना पूछा है क्वेश्चन ये, तो इसको सीक्वेंस में लगाने को होता है। तो हमें लगता है कि हिमाचल के अंदर या तो कोऑपरेटिव बैंक होगा, या तो ये बैंक होगा, या तो ये बैंक होगा। पर याद रखना पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पहले पब्लिक सेक्टर बैंक का आएगा 65%, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक 20%, उसके बाद प्राइवेट बैंक 10%, उसके बाद आरआरबी 5%। तो ये आपको प्री के लिए याद रखना है, क्योंकि ये इसलिए याद रखना है क्योंकि पहले भी क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद है जी परफॉर्मेंस अंडर द एनुअल क्रेडिट प्लान। तो कितना क्रेडिट प्लान दिया गया, तो ये इतना मुझे लगता नहीं इतना याद रह पाएगा। और बैंक प्रिपेयर्ड एनुअल क्रेडिट प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर इतना जो भी है। तो फाइनेंशियल टारगेट अंडर द एनुअल क्रेडिट प्लान 2021 हैव बीन इंक्रीज्ड। तो क्रेडिट प्लान इंक्रीज हुआ है 9.45% ओवर द लास्ट प्लान आउटले एंड। तो इतना ये याद रख लो कि जो फाइनेंशियल क्रेडिट देना है, जो लोगों को लोन देना है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, कितनी 9.45%। और जो ये वाली फिगर है इसको आप, ये शायद इतनी ज़्यादा काम की नहीं है आपके, कहीं मतलब लिख रखे यहाँ पे, अगर वैसे पढ़ना होगा पढ़ लेना। एग्रीकल्चर के लिए कितनी है, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, है ना, तो इतने टारगेट रखा है परसेंटेज वाइज में। तो लोन प्राइवेट सेक्टर को इतना % जाना चाहिए, तो अगर कर पाओगे तो कर लेना, वैसे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये करेगा हम कल यहाँ से कि क्या क्या स्कीम है, क्योंकि ये वाला चैप्टर, बैंकिंग वाला चैप्टर और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर थोड़े बड़े हैं इसके, तो ये यहाँ से हम आगे कल करेंगे।